हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है चीन ने भूटान सीमा में बसाए 4 गांव। यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरों से जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उससे ये पता चलता है कि चीन ने भूटान सीमा पर अब नए गांव बसा दिए हैं और भारतीय सीमा पर कहीं ना कहीं उसको हथियाने की कोशिश फिर से जारी कर दी गई है। चीन पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी अतिक्रमण के जरिए सीमा विवाद को तूल देने का प्रयास करता रहा है, मगर भारतीय नौसैनिक की बढ़ी चौकसी से उसके मंसूबे फलीभूत नहीं हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसलिए चीन अब भूटान के भूभाग में अतिक्रमण कर सीमा पर भारत के लिए चुनौती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। डोकलाम के निकट भूटान के इलाके में चीन द्वारा 4 गांव बसाने की नवीनतम घटना बीजिंग की इसी चाल का संकेत माना जा रहा है। ओपन सोर्स अकाउंट डेट्राफ्स ने सैटेलाइट तस्वीरों और शोधकर्ताओं के अध्ययन का हवाला देते हुए दावा किया है कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर 4 नए गांव बसाए हैं जो डोकलाम इलाके से करीब है। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि चीन ने पिछले 1 साल के दौरान करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इन चारों गांवों का निर्माण किया है। डोकलाम के निकट भूटान के इलाके में चीन की ढांचागत मौजूदगी भारत के लिए चिंता की बात है। नेक्स्ट न्यूज है क्रिप्टो करेंसी पर देश ने सहयोग नहीं किया तो युवा होंगे बर्बाद। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से उपजी चुनौतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक देशों का आह्वान किया है कि अगर उनके बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया तो निहित स्वार्थ वाली ताकतें इसका गलत फायदा उठा सकती हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक देशों को आगाह किया कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना चाहिए, नहीं तो यह गलत हाथों में चला जाएगा और इससे युवाओं के बर्बाद होने का खतरा है। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि भारत 5G, 6G व सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक तकनीक घरेलू तौर पर विकसित करने का काम कर रहा है। सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री का यह संबोधन कई तरह से महत्वपूर्ण था, खासतौर पर हाल के समय में जिस तरह से चीन ने तकनीक को हथियार बनाकर लोकतांत्रिक देशों के समक्ष चुनौती पेश की है, उस पर भारत ने खुलकर निशाना साधा है। मोदी ने भारत को विश्वस्त तकनीक प्रदान करने देश के तौर पर प्रदाता देश के तौर पर पेश किया है। उन्होंने खुलेपन को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर चिन्हित किया और कहा कि कुछ स्वार्थी ताकतों को हम इस खुलेपन का गलत इस्तेमाल करने की छूट नहीं दे सकते। नेक्स्ट न्यूज है सेना देश की प्रत्येक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम, यह स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। पूर्वी लद्दाख में बलिदानियों की धरती से पूरी दुनिया को भारत की ताकत बताते हुए राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय सेना देश की प्रत्येक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। अगर किसी देश ने भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो वह उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री चुशुल ने नए रेजॉल लॉ युद्ध स्मारक के उद्घाटन समारोह पर यह बात बोली है। रेजोंग लॉ वह ऐतिहासिक जगह है जहां पर 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की कमान में चीन के करीब 6000 सैनिकों को नाको चने चबवाए थे। अंतिम सांस और अंतिम गोली तक लड़े भारतीय सेना के 114 वीरों ने शहादत से पहले दुश्मन के लगातार 7 हमले नाकाम किए और चीन के 1300 सैनिक मार गिराए थे। भारतीय सेना के 20 ऐसे वीर थे जो गोलियों और बारूद खत्म होने के बाद बंदूक पर लगे चाकू से दुश्मन पर वार करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए यह युद्ध स्मारक सेना के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की मिसाल है। यह इतिहास के पन्नों में ही अमर नहीं बल्कि हमारे दिलों में धड़कता है। इनकी बहादुरी नई पीढ़ी के देश के प्रति असाधारण वीरता दिखाने का जज्बा पैदा करती है। कोने कोने से जल्द शुरू होंगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। सरकार देश के सभी कोने से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के
इच्छुक कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी और कम लागत वाला मॉडल तैयार किया जाएगा। इस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा सेवा की सामान्य बहाली पर भी विचार कर रहा है। वहीं विमान यात्रा सेवा को महंगा होने से बचाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कवायद की जा रही है। औद्योगिक संगठन CII के कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में हेलीकॉप्टर सेवा की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह देश के अंतिम छोर तक पहुंच सकती है। इस दिशा में हेलीकॉप्टर नीति के तहत काम किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, 3000 से अधिक शहर प्लास्टिक बैग मुक्त। स्वच्छता की नीति नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आयोजन किया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देश के उन चुनिंदा 342 शहरों को स्टार दिया जाएगा जिन्होंने सफाई के मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। कूड़ा व कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 246 प्रमुख शहरों ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में हिस्सा लिया है। इस चैलेंज में सीवर व सेप्टिक टैंकों की सफाई में सफाई कर्मियों की जगह मशीनों को लगाया गया है। देश में 3000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने खुद को प्लास्टिक मुक्त उपयोग से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, आदिवासी बहुल राज्यों में लागू न हो सका पेशा कानून। आदिवासी समाज के रीति रिवाज और उनकी प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने और उसकी माली हालत में सुधार के लिए संसद से पारित स्थानीय पंचायतों को अधिकार देने वाले पेशा कानून को अब भी प्रमुख आदिवासी बहुल राज्यों में लागू नहीं किया गया है। जिनके लिए कानून बनाया गया है उन्हें इसका फायदा न मिलने पर सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। सभी प्रमुख आदिवासी बहुल राज्यों के साथ ग्रामीण विकास, आदिवासी मामलों और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें पेशा कानून के उन सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई जिन्हें लागू करने में राज्य आनाकानी कर रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन समारोह में आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि कई नीतिगत फैसलों से वनों पर निर्भर समाज को काफी लाभ हुआ है। समान नागरिक संहिता पर विचार करे केंद्र, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन कानून 2021 विपरीत धर्म मानने वाले जोड़े की शादी पर रोक नहीं लगाता। निबंधक को यह अधिकार नहीं है कि वह जिला प्राधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं लेने के आधार पर निकाह पंजीकरण रोके। कोर्ट ने पुलिस को विपरीत धर्मों के शादीशुदा बालिग जोड़े को जरूरत के मुताबिक सुरक्षा व संरक्षण देने का, विवाह पंजीकरण अधिकारी को जिला प्राधिकारी के अनुमोदन का इंतजार न कर तत्काल पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मायरा उर्फ वैष्णवी विलास सरसीकर, जीनत अमान उर्फ नेता सोहती सहित अंतरधार्मिक विवाह करने वाले 17 जोड़ों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पीठ ने कहा कि किसी ने धोखाधड़ी या गुमराह किया है तो पक्षकारों को सिविल व आपराधिक कार्यवाही करने का अधिकार है। राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी करने का आदेश देते हुए महानिबंधक को कोर्ट के आदेश की प्रति केंद्रीय विधि मंत्रालय व प्रदेश के मुख्य सचिव को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, आर्थिक छलांग का यही सही समय, मोदी। बैंकों में फंसे कर्ज में आई कमी और बढ़ते लाभ को केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों की बढ़ती सफलता बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बैंकों से कहा है कि अब उनके लिए देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाने का वक्त आ गया है। कर्ज की गति और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य बनाने पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों की वजह से एनपीए में से 5 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूली जा सकी है। आने वाले दिनों में एनपीए मद के 2 लाख करोड़ रुपए और वसूले जाने की उम्मीद है। मोदी ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के लिए भी छलांग लगाने का यही सही समय है। इसमें बैंकों को अहम भूमिका निभानी होगी। भारतीय बैंकों को भी अब
अब सामयिक बदलाव की को पहचानते हुए खुद को बदलने की जरूरत है। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक सेवा पहुंचाना होगा। छोटे व मझोले उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना होगा और ग्राहकों के दरवाजे पर जाकर सेवा देनी होगी। देश के नागरिकों की उत्पादकता क्षमता को बाहर लाने में बैंक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गूगल इंडिया ने एमएसएमई के लिए शुरू की नई सेवा, महिलाओं को विशेष छूट। गूगल ने देश के सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए सिडबी की साझेदारी में लोन प्रोग्राम के तहत 110 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। लोन अधिकतम 5 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योगों को मिलेगा। लोन की राशि 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की होगी। इसमें महिला उद्यमियों को वरीयता देते हुए कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। गूगल के वार्षिक कार्यक्रम गूगल फॉर इंडिया के 7वें संस्करण का गुरुवार को ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस अवसर पर गूगल ने डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें आईटी मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, यूएक्स डिजाइन जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके लिए 6 से 8,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। गूगल ने नेस्कॉम फाउंडेशन और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इसमें 1 लाख से ज्यादा आवेदकों के लिए छात्रवृत्ति, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गूगल क्लासरूम, फ्री लर्निंग कोर्स, सस्ते इंटरनेट का वादा और क्षेत्रीय भाषाओं में गूगल सर्च रिजल्ट उपलब्ध कराना शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन रोकने का सही तरीका, और यह आर्टिकल लिखा है बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा ने। देखिए, हाल ही में संपन्न ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के उद्योग, व्यवसाय और ऊर्जा मंत्री अशोक शर्मा को जलवायु घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने आंसू रोकने पड़े। क्योंकि आगरा मूल के शर्मा कोयले के प्रयोग पर भारत और चीन के रवैये से दुखी थे। दरअसल अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के विकसित देश चाहते थे कि घोषणा पत्र में कोयले का अबाधित प्रयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात की जाए। तापमान बढ़ाने वाले प्रदूषण के लिए 40% तक कोयले के उपयोग को जिम्मेदार माना जाता है। भारत, चीन और दूसरे विकासोन्मुख देशों का धर्म संकट यह था कि उनके बिजली घर और तमाम कारखाने कोयले से चलते हैं। दुनिया में इस समय लगभग 2500 कोयला बिजली घर हैं। इनमें से 10 यानी 1082 अकेले चीन में हैं। वहाँ लगभग रोज एक नया कोयला बिजली घर बन रहा है। भारत में कोयला संचालित 281 बिजली घर हैं। इसके अलावा इस्पात और सीमेंट के कारखानों और ईंट भट्टों आदि में भी कोयला जलता है। विकसित देशों में अधिकांश बिजली घर गैस से चलते हैं। वहाँ सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत से भी बिजली बनने लगी है। भारत की समस्या यह है कि उसे हर साल करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के तेल और गैस का आयात करना पड़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए तेल व गैस की खोज और उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी पर भी खर्च करना पड़ रहा है। आलोक शर्मा ने बताया कि देश की इसी नाकामी पर भी कई चर्चाएं हुई थी। दरअसल पिछले आधे दशक तक जलवायु परिवर्तन को लेकर कई विकसित देशों में लोगों की राय बटी हुई थी, इसलिए वे पैसे देने के लिए सहज तैयार नहीं होते थे। परंतु अब उनकी राय बदलने लगी है। जहां उनकी यह राय बदली, वहीं कोरोना के कारण अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़े बोझ के कारण फिलहाल वे पैसे देने की मांग पर कान देने को तैयार नहीं है। जलवायु न्याय को ऐसी समस्याओं की बलि चढ़ाने से बचने के लिए विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने एक युक्ति सुझाई है। उनके अनुसार विकासोन्मुख देशों की ऊर्जा जरूरतों और प्रदूषण फैलाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को देखते हुए अमीर देशों पर प्रदूषण शुल्क लगाया जाए। इसमें ऊंची आय वाले देश $5 प्रति टन और मध्यम आय वाले देश $2.5 प्रति टन का प्रदूषण शुल्क भरे। यह शुल्क हर 5 साल बाद बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा। फिलहाल धनी देशों का सालाना प्रदूषण 1200 करोड़ टन है और मध्यम आय वाले देशों का 1600 करोड़ टन है। ऐसे में इस शुल्क को सालाना करीब $10,000 जमा होने लगेंगे। इसमें से $5,000 सीधे अनुदान के तौर पर बांट दिया जाएगा। शेष $5,000 विश्व बैंक
अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थानों को दिया जा सकता है। ऐसे में भारत जैसे विकासोन्मुख देशों को सोचना होगा कि कोयले के प्रयोग पर अंकुश लगाने और जलवायु न्याय की वकालत करने भर से हम जलवायु परिवर्तन की मार से नहीं बच सकते हैं। आज भारत के लगभग हर छोटे बड़े शहर की जलवायु इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसे हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा द लेसेंट पत्रिका का है। वहीं हार्वर्ड के एक शोध के अनुसार भारत में हर तीसरी मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। वायु प्रदूषण में कोयला, बिजली घरों, विमानों, पेट्रोल डीजल वाहनों, भवन निर्माण की धूल और खेतों में जलने वाली पराली सबका हाथ है। इसलिए यह भारत के ही हित में है कि वह कोयले और पेट्रोल डीजल का प्रयोग बंद करे और जल्द स्वच्छ ऊर्जा से सारी बिजली बनाने और उसी बिजली से चलने वाले वाहनों की तरफ बढ़े। साथ ही प्रत्येक नागरिक को भी जलवायु में स्वयं को हितधारक समझकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह बहुत बड़ी बुनियादी परिवर्तन है जो राजनीतिक आम सहमति है और जन सहमति के बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय सुरक्षा पर सस्ती राजनीति। देखिए, ये पंजाब और बंगाल द्वारा जो बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के विरोध में कानून पास किया गया है उस पर लिखा गया है आर्टिकल। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बेलगाम चीन, जो उसने गांव बसाए हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जयशंकर ने सिंगापुर के मंत्रियों से साझेदारी मजबूत करने पर की चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात के दौरान दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे जयशंकर ने वरिष्ठ मंत्री थर्मन षणमुरत्नम से भेंट की। इसके बाद ट्वीट किया, सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय थर्मन ने से मिलकर मुझे खुशी हुई। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर अच्छी चर्चा हुई। थर्मन ने भी फेसबुक पोस्ट की लिखा, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं व आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। जयशंकर ने रक्षा मंत्री एनजी इंग हेंग से भी भेंट करने के बाद ट्वीट किया, रक्षा मंत्री एनजी हेन के साथ रणनीतिक मामलों पर सार्थक चर्चा हुई। तो ये आज का यानी 19 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।